नमस्कार दोस्तों। हर आध्यात्मिक यात्रा में एक मुकाम ऐसा आता है जहां बाहरी उपलब्धियां, सफलताएं और विस्तार अचानक पीछे छूट जाते हैं और व्यक्ति को अपने भीतर एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसे वह वर्षों से अनदेखा कर रहा था। द सरेंडर एक्सपेरिमेंट के चौथे भाग द रिटर्न होम में यह गहरी मोड़ आता है। यह वह समय है जब जीवन उस साधक की वास्तविकता परीक्षा लेता है जिसने खुद को पूरी तरह से समर्पण के रास्ते पर डाल दिया है। पार्ट 3 तक माइकल सिंगर की यात्रा अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंची थी। ध्यान, अध्यात्म और सरेंडर के प्रवाह के साथ एक बड़े संगठन का निर्माण, हजारों लोगों का आना और सफलता का लगातार बढ़ता विस्तार। लेकिन हर प्रकाश के साथ उसकी छाया भी होती है। और पार्ट 4 में माइकल उस छाया से गुजरता है जिसे हम कहते हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल। यह भाग हमें सिखाता है कि चाहे आपकी नीयत कितनी भी पवित्र हो, चाहे आप कितने भी शांत और सरेंडर में जी रहे हो, जीवन कभी भी ऐसे तूफान भेजता है जिनका अस्तित्व सिर्फ एक ही उद्देश्य से होता है, आत्मा की वास्तविक परीक्षा लेना। यह सिर्फ बाहरी घटना नहीं, एक आंतरिक भूकंप है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसने दुनिया से ज़्यादा खुद पर विजय प्राप्त की हो। अचानक आरोप, मुकदमे, गलतफहमियां और गहरे मानसिक संघर्ष प्रकट होते हैं। द रिटर्न होम में माइकल सिंगर को ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है जहां उनके चारों ओर सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है, लेकिन उसी समय उनके भीतर एक अजीब सी स्थिरता पनपती है। वही यही सरेंडर की सच्चाई शक्ति है। इसके बाद आते हैं द कोर्ट रूम बैटल्स, जहाँ जीवन माइकल को एक ऐसी लड़ाई में उतार देता है जिसमें न तलवार उनकी है न ही युद्ध क्षेत्र। यह वह चरण है जहाँ उन्हें यह समझाना पड़ता है कि सरेंडर करने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आसान होगा। सरेंडर का असली अर्थ है आप हर परिणाम के सामने स्थिर रहे। फिर आता है द सरेंडर होर, जहाँ अदालतें, एजेंसियां और अनगिनत दबावों के बीच भी माइकल एक ही सिद्धांत पर टिके रहते हैं। जो जीवन भेज रहा है वही सही है, बस उसे स्वीकार करो और बहने दो। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि अंधेरे में जलती हुई चिंगारी है जो उन्हें टूटने से बचाती है। इसके बाद है फ्रीडम बियॉन्ड कंडीशन, जहां माइकल अनुभव करते हैं कि असली मुक्ति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की सिकुड़ती से मिलती है। जब व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। और अंत में आता है द जर्नी कम्स फुल सर्कल, जहाँ वह स्थान, वह मौन, वह आत्मिक शुरुआत जहाँ से यात्रा आरंभ थी, वही सब उन्हें फिर से बुलाने लगता है। यह रिटर्न होम की जगह की और नहीं बल्कि स्वयं की ओर लौटना है। पार्ट 4 हमें सिखाता है कि जीवन का सबसे पवित्र क्षण वह नहीं होता जहां आप ऊंचाइयां छूते हैं, बल्कि वह होता है जब आप तूफानों के बीच भी शांत रहना सीख लेते हैं। अध्याय द डार्क नाइट ऑफ द सोल। हर आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा चरण आता है जहां बाहर की दुनिया शांत दिखती है, लेकिन भीतर एक ऐसा तूफान उठता है जिसे रोकना लगभग असंभव होता है। द सरेंडर एक्सपेरिमेंट में माइकल सिंगर के जीवन में भी यह क्षण आता है, एक ऐसा समय जिसने उनका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। इस अध्याय को कहा जाता है द डार्क नाइट ऑफ द सोल। यह वह दौर है जब जीवन अचानक बिना चेतावनी के ऐसे अनुभव भेज देता है जो आपकी समझ, आपकी शक्ति और आपके समर्पण को अंतिम सीमा तक परखते हैं। माइकल उस समय एक सफल, शांत और गहरे आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा थे। उनका जंगल का आश्रम बढ़ रहा था, ध्यान की साधना और अनुभव गहरी होती जा रही थी और व्यवसाय भी फल फूल रहा था। लेकिन जीवन कभी सिर्फ एक दिशा में नहीं चलता। जैसे ही आप ऊंचाइयों को छूते हैं, छाया भी बड़ी होने लगती है। माइकल के जीवन में यह छाया आती है सरकार की जांच पड़ताल, आरोपों और सवालों के रूप में। अचानक वे खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा, उनका शांत आश्रम, सब कुछ खतरे में पड़ गया था। और यही वह क्षण ही डार्क नाइट शुरू होती है। यह अंधकार सिर्फ बाहरी नहीं था, असली अंधकार तो भीतर था, डर का, असमझ का, असहायता का, एक ऐसा डर जो कहता है अगर सब कुछ खो गया तो। लेकिन इसी अंधेरे में सरेंडर की असली परीक्षा शुरू होती है। इस चुनौतीपूर्ण समय
में माइकल महसूस करते हैं कि उनकी सारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस अब सिर्फ टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट नहीं, दे आर फॉर द रियल नाउ। के भीतर एक ऐसी आवाज़ बार बार कहती थी, तुमने जीवन पर भरोसा किया था, अब उसी भरोसे पर टिके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। द डार्क नाइट ऑफ द सोल वह दौर है जब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह टकराता है या फिर समर्पण करता है। माइकल टकरा भी सकते थे, गुस्सा कर सकते थे, डर सकते थे, प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वही चुना जो उनका मार्ग था, संपूर्ण सरेंडर। उन्होंने तय किया कि वे हालात को नियंत्रित नहीं करेंगे, वे जीवन को चलने देंगे। वे सिर्फ वही करेंगे जो परिस्थितियां उनसे मांगेगी, बिना डर, बिना घबराहट के। और यही वह बिंदु है जहाँ यह अंधकार एक गहरी सीख में बदल जाता है। उन्होंने समझा कि सरेंडर तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो। सरेंडर तब होता है जब आपके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो और फिर भी आप भीतर से रोशनी बनाए रखें। इस दौर में माइकल ने महसूस किया कि बाहरी घटनाएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, असली शांति भीतर से आती है। जीवन जब आपको डुबाता है तब भी आप मुक्त रह सकते हैं अगर आप अंतःकरण स्थिर है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल माइकल को तोड़ने नहीं आई थी, वह आई थी उन्हें मजबूत बनाने में, शुद्ध करने और उन्हें उनके वास्तविक रास्ते से जोड़ने के लिए। और आखिरकार यह अंधेरा एक नई सुबह का द्वार बन जाता है, जहाँ से उनकी यात्रा एक और गहरे और अधिक सत्य स्थान पर आगे बढ़ती है। अध्याय द कोर्ट रूम बैटल। द सरेंडर एक्सपीरियंस के इस चरण में माइकल ए सिंगर की आध्यात्मिक यात्रा सीधे जीवन के सबसे कठोर परीक्षा में प्रवेश करती है। कानूनी लड़ाइयाँ, आरोप, कोर्ट रूम और निरंतर मानसिक दबाव। यह अध्याय सिर्फ एक कानूनी केस की कहानी नहीं है, यह इस बात का उदाहरण है कि जब जीवन आप पूरी तरह से ताकत से हमला करता है, तब आप समर्पण, आपका विश्वास और आपकी आंतरिक शांति की स्तर पर खड़ी रहती है। सब कुछ तब शुरू होता है जब सरकारी एजेंसियां ने माइकल और उनकी कंपनी के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की। तुलनात्मक रूप से साधारण जीवन जीने वाले माइकल अचानक एक राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय केस में फंस गए। आरोप गंभीर थे और मीडिया, सिस्टम और कानून सब कुछ उन सवालों पर उठा रहा था। जो व्यक्ति वर्षों से ध्यान, शांति और समर्पण की साधना कर रहा था, अब वह कोर्टरूम के कठोर वातावरण में बैठा था, जहां लोग तर्क तर्क दे रहे थे, वकील आवाजें ऊंची कर रहे थे और हर बात का उद्देश्य केवल एक ही था, जीतना या हारना। लेकिन माइकल के लिए यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह जीवन की ओर से पूछे गए बड़े प्रश्न का उत्तर था। वे हर सुनवाई में शांत मन बैठते, भीतर गहरी सांसें लेते और जीवन से कहते, तुम जो भी चाहो मैं स्वीकार करता हूँ। यह सरेंडर डर या कमजोरी नहीं थी, यह जीवन के प्रभाव पर उनका पूर्ण भरोसा था। उन्होंने यह तय नहीं किया कि उन्हें क्या होना चाहिए, उन्होंने यह अपनाया कि जो हो रहा है वह भी उनके मार्ग का हिस्सा है। कोर्टरूम में जहाँ हर कोई नियंत्रण चाहता था, माइकल ने नियंत्रण छोड़ने की कला दिखाई। वे लड़ नहीं रहे थे, वे फ्लो में चल रहे थे। फिर भी वो लापरवाह नहीं थे। उन्होंने वकीलों के साथ सहयोग किया, दस्तावेज तैयार किए, सबूत दिए, लेकिन उन्होंने कभी अंदर से प्रतिरोध नहीं किया और यही उनकी शक्ति बन गया। धीरे धीरे सच सामने आने लगा, जो आरोप थे वे झूठे थे। सरकार जांचों में यह स्पष्ट होने लगा कि माइकल ने कोई गलत काम नहीं किया था। हर बार जब जीवन उन पर दबाव बनाता, सरेंडर का उनका अभ्यास और भी गहरा हो जाता और आखिर में सच की जीत हुई। वे सभी आरोपों से मुक्त कर दिए गए, कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई और माइकल पहले से अधिक मुक्त, अधिक शांत और अधिक आंतरिक रूप से मजबूत होते हुए बाहर निकले। द कोर्टरूम बैटल हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण बाहरी जीत से नहीं बल्कि भीतर की स्वतंत्रता से आता है। जब हम जीवन पर भरोसा करते हैं तब अंधेरे दौर भी आत्मा की सफाई बन जाती है। अध्याय द सरेंडर होल्ड। कानूनी लड़ाइयों के तूफान के बाद व्यक्ति अक्सर सोचता है कि अब जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन माइकल ए सिंगर के लिए यह अध्याय साबित करता है कि जीवन कभी हमारी सुविधा के हिसाब से नहीं चलता। यह हमारे आंतरिक पल को परखते हुए आगे बढ़ाता है।
द सरेंडर होल्ड्स यह वह चरण है जहां माइकल सबसे कठिन परिस्थितियों के बावजूद सच्चे समर्पण को थामे रखा। जब तूफान नहीं रुकता, आपकी साधना की परीक्षा जारी रहती है। कोर्टरूम के फैसले आने के बाद भले ही सिंगर बरी हो चुके थे, लेकिन भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर एक गहरा थकान और दौर था। लोगों ने उनके बारे में राय बना ली थी, मीडिया की छवि बनी रही गई थी और जीवन के नियमित काम भी पीछे छूट गए थे। यह वह समय था जब कोई भी व्यक्ति टूट सकता था, लेकिन माइकल के लिए यह क्षण एक ऐसा अलग दिशा दिखाता है। वे समझते हैं कि सच्चा सरेंडर तब नहीं दिखता जब सब अच्छा हो रहा हो। सच्चा सरेंडर तब होता है जब जीवन लगातार आपको चुनौती दे रहा हो। आंतरिक समर्पण, दर्द, थकान और यादों को स्वीकार करना। इस अध्याय में माइकल बताते हैं कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर केस के खत्म हो जाने के बावजूद भीतर का बोझ तुरंत नहीं जाता। मन बार बार पीछे ले जाता है। क्यों मेरे साथ हुआ? क्यों लोग अब भी मुझ पर शक करेंगे? क्या मेरा काम फिर भी सामान्य होगा? लेकिन हर बार वे वही अभ्यास करते, सांस पर लौटो, विचारों को गुजरने दो और जीवन से कहना, जो हो रहा है उसी में मेरी राह है। यही सरेंडर है। वे महसूस करते हैं कि जीवन भले ही हिल रही हो और भीतर एक स्थिर बिंदु हमेशा मौजूद है, शुद्ध चेतना का बिंदु जिसे कोई बाहरी घटना छू नहीं सकती। जीवन की दिशा वही तय करता है, हम नहीं। एक समय ऐसा आता है जब माइकल खुद से कहते हैं, मेरी भूमिका सिर्फ उपस्थित रहने की है, यह जीवन ही मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। और धीरे धीरे सरेंडर का यह बीज उनके भीतर फिर से स्थिरता लाने लगा। काम दोबारा पटरी पर लौटता है, लोगों का भरोसा धीरे धीरे वापस आने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, उनका अपना आंतरिक विश्वास, उनकी अपनी आत्मिक शक्ति पहले से अधिक महसूस मजबूत होती है। सब पक सच्चा आत्मसमर्पण कभी नहीं टूटता। द सरेंडर होल्स में एक बहुत गहरा संदेश है। तुम जितना जीवन को थामने की कोशिश करोगे उतना टूटोगे, लेकिन जब तुम खुद को छोड़ते हो, जीवन तुम्हें पकड़ लेता है। सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि आप संघर्ष से बचते हैं। इसका मतलब है आप संघर्ष से नहीं डरते, आप परिणामों को नियंत्रण नहीं करते, आप परिणामों को स्वीकार करते हैं। और जब आप एक ऐसा करते हैं, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, आपका सरेंडर बरकरार रहता है। इस अध्याय का सार, समर्पण आसान तब नहीं होता जब सब ठीक हो रहा है। सच्चा समर्पण कठिन समय में थमकता है। विचार, डर और थकान आती है, लेकिन आप उसे गुजरने देते हैं। जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ दो। यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। अध्याय, द फ्रीडम बियॉन्ड कंडीशन। क्या सच्ची आज़ादी बाहरी दुनिया से मिलती है? क्या अदालतों के फैसले, लोगों की राय, पैसा, प्रतिष्ठा या परिस्थितियां हमें स्वतंत्र बनाती हैं? माइकल ए सिंगर कहते हैं, नहीं। सच्ची आज़ादी का कोई संबंध बाहरी परिस्थितियों से नहीं है। सच्ची आज़ादी भीतर से होती है और यही इस अध्याय का फ्रीडम बियॉन्ड कंडीशन का केंद्र है। जब भीतर का आसमान साफ होना शुरू होता है, कानूनी लड़ाइयाँ, मीडिया के हमले और भावनात्मक उथल पुथल के बाद माइकल एक बहुत महत्वपूर्ण जागरूकता का अनुभव करते हैं। जीवन ने जो कुछ भी छीना वह बाहरी था, लेकिन जो बचा वह असली था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी शांति भीतर थी, उनकी सच्चाई भीतर थी, उनकी स्वतंत्रता मन और परिस्थितियों के पार थी। यह अध्याय समझाता है कि इंसान तब तक बंधा हुआ है जब तक वह परिस्थितियों पर अपनी खुशी टिका कर सकता है, लेकिन जैसे ही आप बाहरी चीज़ों को अपनी पहचान अलग करने देते हैं, एक नई शक्ति जन्म लेती है। शांति का असली स्रोत वही है जिसे कोई छीन नहीं सकता। माइकल ध्यान में बैठकर एक गहरी समझ तक पहुंचते हैं। मन की प्रतिक्रियाएं ही हमें बांधती है। घटनाएं, लोग, समस्याएं बंधन नहीं बनाती, हमारे रिएक्शन बनाती है। इसलिए वे अभ्यास करते हैं। विचार आया, बस उसे देखो। डर आया, बस उसे गुजरने दो। कोई आरोप लगा, बस उसे इवेंट की तरह स्वीकार करो। धीरे धीरे वे समझते हैं कि हमारी स्वतंत्रता इस बात पर नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर है कि भीतर क्या हो रहा है।
यही है वास्तविक लिबरेशन है। जीवन एक नदी की तरह है, वह बहना जानती है। इस अध्याय में माइकल बताते हैं कि सरेंडर का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम देखते हैं कि जीवन हमें आगे धकेलता है, रास्ते खुद खुलते हैं, अगला कदम खुद सामने आता है। अब हम रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, अंदर एक फ्लो स्टेट सक्रिय हो जाता है, जहां आप करते नहीं, आपसे करवा लिया जाता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थिति से परे उड़ जाता है। स्वतंत्रता इक्वल टू नियंत्रण छोड़ना, उपस्थिति पकड़ना। माइकल एक लाइन में बहुत बड़ा सत्य कहते हैं, जब लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ देंगे, लाइफ तुम्हें कंट्रोल करना सिखाएंगी। फ्रीडम बियॉन्ड कंडीशन का मतलब है आप दुख से भागते नहीं, आप खुशी से चिपकते नहीं, आप परिणामों से उम्मीद नहीं करते, आप परिस्थितियों से परेशान नहीं होते, और दोस्तों, आप खुद को एक दर्शन की तरह जीना सीखते हैं। यह ऐसा स्टेट है जहां बाहरी तूफान अंदर की शांति को हिला नहीं सकता। इस अध्याय के मुख्य संदेश: परिस्थितियां स्वतंत्रता नहीं देती, आपका इनर स्टेट देता है। विचारों और भावनाओं को गुजर देना सबसे बड़ा लिबरेशन है। जो जीवन लेकर आता है उसे स्वीकार करना ही असली सरेंडर है। जब आप भीतर से आज़ाद होते हैं तभी आप बाहरी दुनिया में सही मायने में जी पाते हैं। अध्याय: द जर्नी कम्स फुल सर्कल। जीवन की यह यात्रा एक स्वाभाविक चक्र होता है। शुरुआत, संघर्ष, विकास और अंत में गहरी समझ। माइकल सिंगर की कहानी भी इसी सत्य को जीती है। उन्होंने युवा अवस्था में जिस इनर वॉइस को सुना था, जिस शांति की खोज में एक जंगल की झोपड़ी बनाई थी, जीवन उन्हें बहुत आगे ले गया। व्यवसाय, मान सम्मान, आलोचना, चुनौतियाँ, कोर्ट केस और अंतिम मुक्ति तक। और अंत में वे फिर लौटते हैं वही जहाँ सब शुरू हुआ था, भीतर की मौन शांति में। यही है द जीवन कम्स फुल सर्कल का सार। जहाँ शुरुआत होती है वही समझ पूरी होती है। माइकल महसूस करते हैं कि उनकी यात्रा की शुरुआत किसी एम्बिशन या लक्ष्य से नहीं हुई थी। वह शुरू हुई थी केवल एक सवाल से: क्या मैं अपने मन की कैद से आज़ाद हो सकता हूँ? कई सालों बाद जब जीवन ने उन्हें व्यवसायी, अध्यापक, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और एक बड़े संगठन के संस्थापक तक बना दिया, तब वे समझते हैं कि असली यात्रा बाहर ही नहीं थी। असली यात्रा भीतर के चेतन से बाहर तक फैलती हुई ऊर्जा में है। उनके लिए चक्कर पूरा होता है। जंगल का अरुण प्लेस अब बाहरी नहीं, आंतरिक बन चुका था। वे जहाँ भी हो शांत है, वो जो भी करे सरेंडर में है, वे किसी भी स्थिति में, और उनकी मुक्ति पराकाष्ठा थी। सरेंडर की यात्रा को घुमाकर वापस घर ले आता है। इस अध्याय में माइकल बताते हैं कि सरेंडर किसी उसकी आदत नहीं थी, यह धीरे धीरे जीवन का नियम बन गया था। जीवन ने जब उन्हें एक साधारण सन्यासी की तरह छोड़ा, उन्होंने उसे स्वीकार किया। जीवन ने उन्हें जब एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ बनाया, उन्होंने उसे स्वीकार किया। जीवन ने जब उन्हें कोर्ट रूम में पहुंचाया, उन्होंने उसे स्वीकार किया। जीवन ने जब उनकी अंतिम स्वतंत्रता लौटाई, उसे भी उन्होंने एक स्मित के साथ स्वीकार किया। इस स्वीकारता ने उन्हें वापस उस अवस्था में पहुंचा दिया जहाँ ना कोई इच्छा थी, न कोई डर। फिर वे से वही शांत लौट आई, लेकिन अब यह किसी जंगल की देन नहीं थी, यह उनकी चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। बाहरी उपलब्धियां फीकी पड़ जाती है, आंतरिक जागरण रह जाता है। माइकल अपनी यात्रा की समीक्षा करते हैं कि एक सुंदर निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। बाहरी उपलब्धियां, घर, जमीन, व्यवसाय, पुरस्कार, पहचान, ये सब अस्थायी है, लेकिन इनर इवोल्यूशन यही वास्तविकता खजाना है। इस अध्याय में वह बताते हैं कि जीवन ने चाहे उन्हें कितनी भी ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा महसूस किया है कि सच्चा मार्गदर्शन किसी भी उपलब्धि में नहीं था। सच्चा मार्गदर्शन हमेशा भीतर की मौन उपस्थिति से आता है। अंत में जीवन हमें वही सिखाता है जिसे वह हम सबसे पहले नहीं समझते। जो जर्नी कम्स फुल सर्कल हमें सिखाती है कि यात्रा का उद्देश्य कभी बाहर नहीं था। जीवन का खेल ईगो को तोड़ने के लिए था। सरेंडर ही वह कुंजी है जो हर ताल खोल देती है। अंत में हम वही बन जाते हैं जो हम शुरू से थे, एक मौन, शुद्ध, मुक्त चेतना। माइकल वही पहुंचते हैं जहाँ उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार पूर्ण
जागरूकता और अनुभव के साथ। यही है यात्रा का पूर्ण चक्र, यही से मोक्ष की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, जब तक हम भीतर की आज़ादी नहीं पाते, कोई भी बाहरी जीत पूरी नहीं होती। द सरेंडर एक्सपेरिमेंट का पार्ट 4 हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां हम हर साधक, हर खोजी, हर जागरूक इंसान तक अंत में पहुंचता है, घर वापस। लेकिन यह घर कोई स्थान नहीं, यह एक चेतना की अवस्था है। माइकल ए सिंगर की यात्रा में पार्ट 4 वह बिंदु है जहां जीवन अपने अंतिम और गहरे पाठ सिखाता है। दर्द, परीक्षा, सत्य, सरेंडर और अंतिम मुक्ति। यह आउटरो आपको पूरे पार्ट 4 की आत्मा का अनुभव देगा। जब जीवन सबसे गहरी परीक्षा लेता है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल में माइकल बताते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा हमेशा सुखद नहीं होती। कभी कभी जीवन आपको आपके अंधेरे में फेंकता है, आप अपनी पहचान खो देते हैं, आशाएं बिखरने लगती है और विश्वास डगमगाने लगता है। यह वही क्षण होता है जहां ईगो अंतिम सांस तक संघर्ष करता है, और यही अंधकार सच में प्रकाश की शुरुआत भी बनता है। जब बाहरी दुनिया हमला करती है तो भीतर कौन सा सत्य बचता है? कोर्ट हाउस बैटल इस बात की गवाही है कि भले ही आप कितनी भी अच्छा काम करो, दुनिया आपको परखेगी ही। माइकल पर झूठे आरोप लगे, उनकी संस्था पर प्रश्न खड़े हुए, मीडिया ने हमला किया, लोगों ने गलत समझा, लेकिन इस अराजकता के बीच उन्होंने एक बात समझी, अगर भीतर शांति है तो बाहर भी कितनी उथल पुथल आपको गिरा नहीं सकती। उन्होंने अपने वकीलों से भी कहा, आई विल नॉट फाइट द वे द माइंड वांट्स, लाइफ विल गाइड मी। और सच में जीवन ने मार्ग बताया और दिखाया। जब सब कुछ छूटता है तभी सरेंडर मत छोड़ना। द सरेंडर होल्ड इस पुस्तक में सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है। यह हमें सिखाता है कि सरेंडर कोई चलने फिरने वाला निर्णय नहीं है, यह जीवन को जीने का तरीका है। माइकल ने चारों ओर सब कुछ टूट रहा था, नाम, प्रतिष्ठा, भविष्य, स्वतंत्रता, लेकिन वह सिर्फ एक चीज़ से पकड़कर बैठे रहे, मैं जीवन के सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। और इसी सरेंडर ने उनके लिए चमत्कार किए। धीरे धीरे सत्य सामने आया, झूठ दोस्त हुए और अंत में वह निर्दोष साबित हुए। इस अध्याय हमें दिल से समझाता है कि जिसे हम एंड समझते हैं वही जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। फ्रीडम बियॉन्ड कंडीशंस, बाहरी नहीं आंतरिक मुक्ति। कोर्ट के फैसले के बाद माइकल को बाहरी स्वतंत्रता मिल गई, पर उन्होंने महसूस किया कि असली आज़ादी तो हमेशा भीतर थी। उनका मन तो शांत हो चुका था, जीवन की धारा पर भरोसा पक्का हो चुका था और ईगो प्रैक्टिकली गायब था। अब वे किसी उपलब्धि में उलझते नहीं, किसी हानि से डरते नहीं, किसी सम्मान या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। उनके लिए हर क्षण वही था जो उसने होना चाहिए था, प्योर, डिवाइन, परफेक्ट। यही है फ्रीडम बियॉन्ड कंडीशन, एक ऐसी अवस्था जहां बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक शांति को छू भी नहीं सकती। द जर्नी कम्स फुल सर्कल, यह यात्रा शुरू हुई वही पूर्ण हुई। अंतिम अध्याय में माइकल उसी जंगल की भूमिका पर लौटते हैं जहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन फर्क यह था, तब वे सत्य खोजने आए थे, अब वे सत्य बन चुके थे। तब वे शांति ढूंढ रहे थे, अब शांति उनके भीतर थी। तब वे सरेंडर सीख रहे थे, अब सरेंडर उनका स्वभाव बन चुका था। यात्रा सच में पूर्ण हो चुकी थी और होम कोई हंट नहीं बल्कि उनकी ट्रांसफॉर्म कॉन्शियसनेस थी। तो दोस्तों, पार्ट 4 हमें यह सिखाता है कि जीवन आपको गिराएगा पर तोड़ेगा नहीं अगर आप सरेंडर करते रहेंगे। मन जितनी लड़ाई करेगा जीवन उतना ही भारी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल छोड़ देते हैं आपके भीतर का दरवाजा खुल जाता है। माइकल की यात्रा एक रिमाइंडर है, हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर तूफान पार कर सकती है, बस हमें लाइफ की धारा पर भरोसा करना है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, अगर सरेंडर का संदेश आपके दिल तक पहुंचा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह उद्देश्य और भी लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखकर बताइए कि पार्ट 4 का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। और अगर आप अगले हिस्से को मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे
नई किताब के बारे में, जहां हम सीखेंगे विजडम और ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन्स लेकर आएंगे और सच में आपकी इनर जर्नी बदल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय।